हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत है पहलवान ग्रुप ऑफ कॉलेज में। और मैं इतिहास प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, जिससे और भी अच्छी वीडियो आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मध्यकालीन भारत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के बारे में। आज का टॉपिक है रजिया सुल्तान। भारत के इतिहास में प्रथम महिला शासिका रजिया। तो जिस समय इल्तुतमिश शासन कर रहा था, तब उसने अपनी पुत्री रजिया को, जो असाधारण गुण संपन्न युवती थी, अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। लेकिन इल्तुतमिश के जो तुर्क सरदार और अमीर थे, वे इस निर्णय को स्वीकार इल्तुतमिश के समय में तो कर गए, लेकिन बाद में इल्तुतमिश के मरने के बाद वे एक स्त्री को अपना सुल्तान मानने को सहमत नहीं हुए। अतः उन्होंने इल्तुतमिश के बड़े लड़के रुकुनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया। जो रुकुनुद्दीन फिरोज था, वह एक अयोग्य और विलासी व्यक्ति था तथा राज्य की संपूर्ण शक्ति उसकी माता शाह तुर्कान के हाथ में केंद्रित हो गई थी। शाह तुर्कान अत्यंत महत्वाकांक्षी और निर्दयी स्त्री थी, जिसने अपनी स्थिति को दृढ़ करने के लिए अत्याचार और दमन का आश्रय लिया। उसने अपनी पुरानी शत्रुता का बदला लेने के लिए कई सरदारों को जान से मरवा दिया और कई का अपमान किया। फलस्वरूप भयंकर विद्रोह फैल गया और रुकुनुद्दीन फिरोज को बंदी बना लिया गया। इस प्रकार कुछ ही महीनों में रुकुनुद्दीन के शासन का अंत हो गया। इसके बाद शासन आता है रजिया बेगम का, जो 1236 से 1240 ईस्वी तक रहती है। रुकुनुद्दीन के बाद 1236 ईस्वी में दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश की योग्य बेटी रजिया को शासक बनाया। रजिया न्यायप्रिय, चतुर, निडर और शूरवीर शासिका थी, पर वह नारी थी। और उस समय के मुसलमान सरदारों को यह पसंद नहीं था कि औरत उनकी सरताज बने। रजिया को केवल दिल्ली की जनता और अमीरों का समर्थन प्राप्त था तथा मुल्तान, हासी, बदायूं, लाहौर आदि के सूबेदार उसके विरोधी थे। अब रजिया जब शासन करती है तो वह किस प्रकार अमीरों का विद्रोह करती है, उनका दमन करती है और अपने राज्य को सुदृढ़ता स्थापित करती है। तो रजिया सुल्तान तो बन गई, लेकिन उसके चारों ओर की अशांत परिस्थितियों ने उसके सामने विकट समस्या उपस्थित कर दी। स्थिति यह थी कि रजिया के सिंहासन पर बैठने के समय जो इक़्तिदार या सूबेदार थे, वे अपनी सेनाओं के साथ दिल्ली की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। इधर वजीर निजाम उल जुनैदी ने भी रजिया को धोखा दिया। वह फिरोज का साथ छोड़कर पहले ही विद्रोहियों से जा मिला और अब रजिया के विरोध उसने विद्रोहियों का साथ दिया। रजिया भी साहसी युक्ति थी और समझती थी कि तलवार के बल पर ही सुल्तान पद की रक्षा की जा सकती थी। अतः रजिया ने आक्रामक इक़्तिदारों से युद्ध करने का निश्चय किया। सेना लेकर वह राजधानी से बाहर निकली। उसने छोटे छोटे युद्धों में कोई लाभ निकलने पर उसने कूटनीतिक खेल खेलने शुरू किए और विद्रोही नेताओं की पारस्परिक कूट फूट और महत्वाकांक्षा के लाभ को उठाया। उसने बदायूं के इक़्तिदार सूबेदार मलिक मुइजुद्दीन मोहम्मद सलारी तथा मुल्तान के इक़्तिदार मलिक इज्जुद्दीन कबीर खां को अपनी ओर फोड़ लिया और तब विद्रोही सेना में प्रचार करा दिया कि कुछ शक्तिशाली तुर्क सरदार रजिया से मिल गए हैं और दूसरे सरदारों को बंदी बनाने का वचन दे चुके हैं। रजिया की कूटनीति ने अपना करिश्मा दिखाया और विरोधियों ने ऐसा विश्वास फैला दिया कि बिना एक दूसरे का विश्वास किए सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। रजिया ने सलारी और कबीर खां को छोड़कर औरों को तेजी से पीछा किया और विद्रोह को कुचल दिया। तो इन विद्रोही सरदारों, अमीरों के दमन और प्रांतीय इक़्तिदारों की सम्मिलित शक्ति पर विजय से रजिया की धाक जम गई और वह वास्तविक रूप से सुल्तान होने का दावा कर सकी। अब उसने मंत्री का पद एक सच्चे और ईमानदार अधिकारी को प्रदान किया जो निजाम उल का नायाब था और उसने ही निजाम उल की उपाधि दे दी। सेना का नेतृत्व मलिक सैफुद्दीन ऐबक
बहूत को देकर उसने कुतलुक खां की उपाधि से सम्मानित किया। तो इस प्रकार रजिया ने किस प्रकार सत्ता पर अपना जो शासन की बागडोर थी उसको पकड़ा, और जो रजिया के विरुद्ध असंतोष या विद्रोह के कारण थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। जब रुकुद्दीन के समय सरदारों को मनमानी करने की खूब छूट मिली थी, जब रजिया ने उनकी मनमानी नहीं चलने दी तो सरदारों ने उसे गद्दी से उतारने पर फोकस किया। रजिया दुर्भाग्यवश एक औरत थी और बूढ़े तुर्की योद्धा उसके नेतृत्व में रहना और युद्ध लड़ना अपनी शान के विरुद्ध समझते थे। रजिया ने शासन कार्य चलाने के लिए पर्दे का परित्याग कर दिया। वो पुरुषों के वस्त्र धारण कर लिए, युद्धों का संचालन भी वह मर्दानी पोशाक में करने लगी। उसके इन कार्यों से कट्टर सुन्नी मुसलमान अप्रसन्न हो गए। रजिया ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अनेक प्रशासनिक कदम उठाए और प्रशासनिक पदों का पुनर्वितरण किया। उसने हफ्सी जमालुद्दीन याकूत को शाही अस्तबल का अध्यक्ष बना दिया। रजिया के इस कार्य से तुर्कों में विरोध की ज्वाला भड़क उठी। तुर्की सरदारों को यह पसंद नहीं आया कि एक सुल्ताना अपने दरबार के दास को पसंद करे। इन विभिन्न कारणों से रजिया के खिलाफ विद्रोहों का तांता लग गया। रजिया ने विद्रोह को दबाने की भरसक चेष्टा की, लेकिन अपने जीवन से हाथ धोकर ही वह इसमें सफल न हो सकी। रजिया का अब किस प्रकार पतन होता है? तो रजिया को सबसे पहले लाहौर के सूबेदार कबीर खां के विद्रोह की सूचना मिली। उसने रणक्षेत्र में कबीर खां को परास्त किया। इसके बाद वह भटिंडा के विद्रोही शासक मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया को दबाने के लिए आगे बढ़ी। याकूत भी उसके साथ था। अल्तुनिया ने रजिया को पराजित किया। याकूत मार डाला गया और रजिया बंदी बना ली गई, पर रजिया ने चतुराई से काम लेते हुए अल्तुनिया से विवाह कर लिया। रजिया और अल्तुनिया तो एक हो गए, पर इस बीच तुर्की सरदारों ने रजिया के भाई बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। अतः रजिया और अल्तुनिया दिल्ली पर अधिकार करने के लिए बड़े। कैथल के समीप 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें रजिया और अल्तुनिया को बंदी बना लिया गया। अगले ही दिन दोनों का वध कर दिया। तो इस प्रकार रजिया का अंत होता है, पतन होता है। अब रजिया के जो पतन हुआ, अंत हुआ, तो उसके बारे में इतिहासकारों उसके चरित्र, उसका इतिहास में मूल्यांकन के बारे में चर्चा करते हैं। तो रजिया में अद्भुत गुण थे और 13वीं शताब्दी के भारतीय मुसलमानों से उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। मिनहाज उस सिराज के अनुसार वह एक महान शासक थी जिसमें एक योग शासकों के समस्त गुण विद्यमान थे। रुकुद्दीन फिरोज के साथ जो उसके समय की बिगड़ी हुई स्थिति को उसने बहुत कुछ संभाल लिया और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के उग्र विरोध के बावजूद बड़े साहस और कौशल से अपनी सत्ता सुदृढ़ कर ली। 1236 से 1238 ईस्वी तक वह निरंतर सफल रही। उसने तुर्क सरदारों के विरुद्ध जो विद्रोह हुए उनको कुचला और अर्थमोर के विद्रोही राजपूतों को पराजित किया। उसने तुर्क अमीरों की शक्ति को एक सीमा तक घटाने और एक प्रतिद्वंदी दल तैयार करने में आंशिक सफलता प्राप्त की। राजपथ की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उसने अनेक प्रशासकीय कदम उठाए और अपने विश्वासपात सरदारों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया। उसने तुर्की सरदारों और अमीरों को शाही आज्ञा मानने के लिए बाध्य कर दिया और वे सुल्ताना की शक्ति और कूटनीति से भय खाने लगे। उसने अपने यशस्वी पिता इल्तुतमिश की भांति ही मंगोलों के आक्रमण की आशंका से सल्तनत को सुरक्षित रखा, पर 1238 ईस्वी के बाद सुल्ताना रजिया के प्रति विरोध उग्रतर होता गया और अंत में तुर्की सरदारों तथा अमीरों के हाथों उसका पतन हो गया। वास्तव में एक नारी होने के दुर्भाग्य के कारण ही उसे मुस्लिम सरदारों और सूबेदारों का सहयोग नहीं मिल सका और अंत में उसे असफल होना पड़ा। तो रजिया के पतन के बाद बहराम शाह शासक बनता है दिल्ली सल्तनत का, जो 1240 से 1242 ईस्वी तक रहता है। 1240 ईस्वी में जब तुर्की सरदारों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाया, उस समय भी दिल्ली की हुकूमत की वास्तविक शक्ति इल्तुतमिश के 40 तुर्की सरदारों के हाथ में थी। बहराम शाह ने जब उनकी शक्ति को कुचलना चाहा तो वे निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे और 1242 में बहराम शाह की हत्या कर दी गई। उसने केवल 2 वर्षों तक राज किया। इसके बाद एक और शासक आता है मसूद शाह, जो 1242 से 1240 ईस्वी तक शासन करता है और बहराम शाह की हत्या के बाद
जो रुकुद्दीन फिरोज के पुत्र और इल्तुतमिश के पोते अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बैठाया गया, परंतु वह भी बहुत विलासी सिद्ध हुआ और 1246 ईस्वी में तुर्की सरदारों ने उसे गद्दी से उतार दिया तथा इल्तुतमिश के सबसे छोटे पुत्र नासरुद्दीन को गद्दी सौंप दी। तो इस प्रकार एक के बाद एक शासक दिल्ली सल्तनत में बैठते रहे, लेकिन कोई भी दिल्ली सल्तनत पर जो शासन व्यवस्था थी सही रूप से संचालित नहीं कर सके। इसके बाद नासरुद्दीन महमूद जो 1240 से 1266 ईस्वी तक रहता है गद्दी पर, कुछ समय के लिए शासन करता है और उसके शासनकाल में एक युवक गयासुद्दीन बलबन का बरबस दिल्ली सल्तनत पर कायम होता है। तो 1246 में नासरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी का स्वामी बना और लगभग 20 वर्ष तक शासन करता रहा। इस संपूर्ण अवधि में राज की वास्तविक शक्ति उसके योग मंत्री गयासुद्दीन बलबन के हाथों में रही। 1253 ईस्वी में फरवरी के लगभग की घटना है के समय छोड़कर 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक बलबन ने नासरुद्दीन की अधीनता में शासन की बागडोर संभाली। इस अवधि में कई विद्रोह हुए जिन्हें बलबन ने दबा दिया और 1266 ईस्वी में नासरुद्दीन की मृत्यु हो गई। बलबन नासरुद्दीन को सुल्तान के रूप में मुख्यतः इसलिए मानता रहा कि उसने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन से किया था और वह अपने दामाद के साथ संघर्ष करना अथवा उसे पद से या राजगद्दी से हटाने में रुचि नहीं रखता था। तो इस प्रकार जो नासरुद्दीन महमूद ने 20 वर्षों तक शासन किया उसमें कहीं ना कहीं तुर्क सरदार या जो मंत्री था बलबन उसका हाथ है। इसके बाद उसकी मृत्यु के बाद जो दिल्ली सल्तनत में ये शासक आता है गयासुद्दीन बलबन, यह सबसे महत्वपूर्ण शासक है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।